अलग अलग लोगों से थोड़ा थोड़ा बात करने का मुझे मौका मिला, जो देश के अलग अलग राज्यों से लोग आए थे। क्योंकि आज बहुत सारे जो राज्यों से लोग आए थे वो तो वापस चले गए, आज हम लोग जो दिल्ली वाले हैं वही बैठे हैं। तो एक तो मुझे इस बात को रेखांकित करना है कि ये दौर आमतौर पर देश के अंदर सरकारों के खिलाफ जो आंदोलन होते रहे उस दौर से थोड़ा अलग दौर है, लेकिन उसके बीच में पिछले दिनों जिस तरह से 16 तारीख से और आज तक देश के अलग अलग हिस्सों से लगभग सभी राज्यों से लोग इस आंदोलन में आए। आंदोलन घोषित था जंतर मंतर पे, सरकार ने परमिशन नहीं दी। फिर जहां पर वो रुके थे उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम वहीं आंदोलन शुरू करेंगे और वहां से जंतर मंतर की पदयात्रा करेंगे। 16 तारीख को पुलिस ने पदयात्रा भी रोक दिया और उसने कहा कि आपको जंतर मंतर नहीं जाने दिया जाएगा, आप जहां हैं वहीं पे आपको जो करना है अंदर करिए। वहां इन लोगों ने क्रमिक अनशन शुरू किया, वहीं पर आंदोलन जारी किया। लेकिन 4 दिन होते होते वहां चुपचाप अनशन पे, क्रमिक अनशन पे बैठे हुए लोगों से कुछ तो ऐसा हुआ कि 3-4 बजे कम से कम 5 वर्ष होम मिनिस्ट्री से आदेश आ गया। उसके बाद जो हमने ऑब्जर्व किया कि जब पुलिस ने घेरा, उसके बाद वहां जो उस समय, चूंकि लोगों को आइडिया नहीं था 3 बजे का मतलब कि वो थोड़ा सा सब लोग इधर उधर थे, लेकिन उस समय जो करीब 150-200 जो वहां पे लोग मौजूद थे, सबने हाथ में तिरंगा उठाया, बोले चलो हम गिरफ्तारी देंगे, और जाकर के पुलिस के बस में बैठ गए। सब अपने आप नारे लगाते जाकर के बैठ गए। 500 पुलिस चारों तरफ से घेरे हुए। उसके बाद वो ले गए अलग अलग जगहों पर, वो घुमाते रहे, यूपी में, दिल्ली में घुमाते रहे। रात में उन्होंने छोड़ा सबको, फिर वो सारे रात में फिर एक जगह इकट्ठा हो गए। अगले दिन फिर उन्होंने बिना परमिशन के एक जत्था जंतर मंतर पे आया। यहाँ पुलिस ने जो है फिर वो ले जाकर के श्रम रोजगार मंत्री से ज्ञापन दिलवाया। फिर इन्होंने अप्रोच किया कि हम जाएंगे नहीं वापस, और उसके बाद फिर पार्लियामेंट थाने में एसीपी से बात की, डीसीपी से बात की कि भाई या तो आप परमिशन दो जंतर मंतर के, नहीं तो फिर हम लोग अलग अलग मिनिस्टर्स के यहाँ जाएंगे, जो करना हो गिरफ्तार करना हो करो। आफ्टर दैट फिर कल उन्होंने जंतर मंतर पर आखिर में जाकर के उन्होंने परमिशन दी कि आप करो। उसके बाद परमिशन देने के बाद कल सुबह उनको पता चला क्योंकि इसमें किसान नेता आ रहे, फिर होम मिनिस्ट्री ने पूरा खटका दिया कि वो मंच पे नहीं आएंगे, वरना आपका आंदोलन हम नहीं करने देंगे। फिर वो लड़ाई होती रही। फिर खैर सभी लोग आए। राकेश टिकैत को केवल रास्ते में उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, बाकी सब पहुंच गए। तो मेरा केवल ये ऑब्जर्वेशन है कि दिस इज ए बिगिनिंग, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से छात्र आंदोलन में भी लंबा समय काम करने का मौका मिला, सामाजिक आंदोलनों में, उसके बाद अन्ना जी के आंदोलन में जन सैलाब था, पता नहीं कितने लोग आते थे जाते थे। लेकिन जिस तरह से एक प्रारंभिक प्रणाली, जिसको हम कहेंगे बुनियाद थी, क्योंकि जो लोग आए थे देश भर से, उनमें से आपस में कोई एक दूसरे को नहीं जानता, सब पहली बार ही अलग अलग संगठन से थे या अलग अलग जगह से थे, वो पहली बार ही एक दूसरे से मिल रहे थे। दिल्ली वाले थोड़े मिल लेते हैं एक दूसरे से, थोड़ा बहुत एक दूसरे से परिचय भी है, लेकिन उनका कोई परिचय नहीं था। लेकिन 7 दिनों में जिस तरह से उन्होंने एक संगठित तरीके से, और पुलिस के हर जो पुलिस ने कदम बढ़ाया, लेकिन आंदोलन वापस नहीं लिया, कोई डर के भागा नहीं, कोई वापस नहीं गया। इवन परसों जब रात में आए और परसों जब परमिशन नहीं मिली थी, कुछ लोग वापस चले गए ट्रेन में,
उनको पता चला कि जंतर मंतर पे आंदोलन हो रहा है और ट्रेन दूसरी ट्रेन पकड़ के फिर दिल्ली करा दी। तो मुझे एक चीज जो पॉजिटिव चीज नोट किया इस पूरे उसमें, पास में रह करके थोड़ा दूर से रह करके, कि कहीं ना कहीं इस देश के अंदर एक इस तरह का गहरा संकट पैदा हो चुका है, लोगों में बेचैनी बहुत गहरी है, और उस गहरी बेचैनी के पीछे की एक पूरी हिस्ट्री है। पिछले 8 साल में जो देश के अंदर अलग अलग तबके जो जिनके ऊपर हमले हुए, दमन हुआ और वो लड़े, कोई ऐसा तबका नहीं बचा। पहले जेएनयू के अंदर, फिर हैदराबाद यूनिवर्सिटी, फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पहले छात्रों के ऊपर हमला हुआ था, उनको फिर आइसोलेट किया गया। उसके बाद जगह जगह पे ट्रेड यूनियंस के जो एक्ट थे उसको जो है चेंज किया गया। उसके बाद जगह जगह सोशल लेवल पे जो दलित समाज खड़ा हुआ उसको दमन किया गया। फिर किसानों के आंदोलन को जिस तरह से उन्होंने, आंदोलन की व्यापकता ने उनको कानून वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन उससे जो भी वादा किया था आज वो हाथ रखने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो पूरी हिस्ट्री है, जो हर तबका, हर समाज, हर हिस्से के लोग जो न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं और जो अनजस्टिस हो रहा है, और उसमें खास तौर से जो आर्थिक संकट देश में पैदा हुआ है, उससे युवाओं के बीच में भी बेचैनी है। और अब सिर्फ युवाओं की बेचैनी नहीं रही है, समाज के हर तबके की बेचैनी है। तो उसमें जिस तरह से 7 दिनों के अंदर लोगों के अंदर एक बात थी कि भाई हमें देश के लिए लड़ना है, और ये अगर नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लागू होती है, क्योंकि ये बात सच है कि आमतौर पर आंदोलन होते हैं वो एक तात्कालिक मुद्दे पर होते हैं या फिर सरकार के किसी मुद्दे के विरोध में होते हैं, और जब वो मुद्दा खत्म, जैसे 3 काले कानून लेकर के सरकार आई थी, लोगों की थोड़ी डिमांड थी, उसके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उन्होंने कहा तीनों काला कानून रद्द। अब जब तीनों काले कानून को रद्द कर दिया गया तो फिर अब वो आवाज, उसमें बहुत सारी बातें थी लेकिन वो आवाज फिर डाइल्यूट हो गई। किसी के साथ नाइंसाफी होती है, कोई घटना होता है, दमन होता है सोशल लेवल पे, उस मुद्दे पे आंदोलन उठता है और फिर वो खत्म हो जाता है। उसके अंदर बातें बहुत सारी होती हैं लेकिन वो फिर रुक जाती है। तात्कालिक भी समाधान हो और दीर्घकालिक समाधान हो, क्योंकि उसके बगैर हुआ नहीं। जैसा भी राकेश जी ने कहा कि तात्कालिक तौर पर 2 बड़ी मांग है। एक कि देश के अंदर 60 लाख से ज्यादा वैकेंसीज खाली हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट से। लोग चाहते हैं कि उनका एक टाइम बाउंड भर्ती की जाए, पेपर लीक ना हो, और जो की तैयारी कर रहे हैं उनका कम से कम फैसला हो जाए। अभी पिछले 7-8 साल में किसी भी एग्जाम का फैसला नहीं हो पा रहा। उनकी एज खत्म हो गई, पेपर लीक हो गया, पैसा भी लगाया उन्होंने, और अब वो परीक्षा खत्म, अब वो अधर में लटकी है, कोई बोलने को तैयार नहीं। दूसरा जो ये है कि भाई अगर कुछ नहीं है तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, लेकिन केवल इससे देश की बेरोजगारी का समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए आंदोलन के अंदर अस्थायी समाधान के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि वो कौन कौन रास्ते हो सकते हैं जिससे कि सभी लोगों के उनकी प्रतिभा क्षमता के अनुसार उनके काम की गारंटी की जा सके। और उसके लिए नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में कुछ जो अर्थशास्त्र के एक्सपर्ट्स हैं उनके सुझावों से कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं, और जो सुझाव आ रहे हैं उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा बिंदु जो कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि मैं मानता हूं कि सरकार इतनी जल्दी तो सुनने वाली नहीं है, लेकिन जो देश के अंदर वातावरण बन रहा है उस वातावरण के अंदर जो एक चैलेंज है कि कोई भी आंदोलन सरकार चाहती है, जो मुझे 7 दिन में अनुभव हुआ कि आज की तारीख में सरकार चाहती है कि कोई आंदोलन हो तो वो हिंसक हो,
अहिंसक आंदोलन नहीं होना चाहिए। ऊपर से सरकार कहती है कि आंदोलन हिंसक हो रहा है, युवा हिंसा कर रहे हैं, लेकिन 7 दिन में हमें यह महसूस हुआ कि सरकार खुद चाहती है कि आंदोलन कोई भी हो तो हिंसक हो, जिससे कुछ लोग दमन किया जा सके, कुछ लोगों को जेल में डाला जा सके, कुछ लोगों के हाथ पैर तोड़ा जा सके और आंदोलन खत्म किया जा सके। लेवल पे आप टीम बनाएं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टीम बनाएं, लेकिन उन टीमों का पहला दायित्व रखा जाए, पहला टारगेट नंबर 1 रखा जाए कि उस लोकसभा के अंदर या उस जिले के अंदर जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं वहां पर एक संपर्क अभियान शुरू किया जाए, वहां पे जाकर के इस पर चर्चा किया जाए, वहां पे रोजगार संवाद आयोजित किया जाए, क्या नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है, क्या आंदोलन है, इसको लेकर डिस्कस किया जाए। तो मुझे लगता है कि हमें फर्स्ट टारगेट इस बात को बनाना चाहिए कि जो संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या लोकसभा लेवल पे बने, वो वहां के सबसे पहले जो संपर्क करने का टारगेट बनाए वो वहां के यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाने का बनाए, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा, उन जगहों पर पूरे देश के अंदर छात्र जो अंडर ग्रेजुएट है उसको भी पढ़ाई की चिंता बहुत ज्यादा होती है, लेकिन पीजी में जाने के बाद, उसके ऊपर जाने के बाद लोगों की एम्प्लॉयमेंट के दबाव बढ़ जाते हैं। तीसरा जो सेक्शन है कि जो तैयारी कर रहा है जगह और वो ओवरहेड हो रहा है, तो मेरे ख्याल से दूसरा जो हमें टारगेट का पॉइंट बनाना चाहिए, जहां संपर्क करना चाहिए, लोगों से जागरूकता करनी चाहिए, वो ये कि जितनी जगह उन डिस्ट्रिक्ट्स में, उन शहरों में जहां तैयारी लोग कर रहे हैं, उन बच्चों के साथ संपर्क अभियान हमें चलाना चाहिए, नंबर 2 पर। और नंबर 3 पर जो गांव है, गांव में जाने का हमें बनाना चाहिए। गांव में भी एक बहुत बड़ा तबका है जो बेरोजगार पड़ा हुआ है और उसके पास न तो अब शहर भी सैचुरेटेड हो चुका है, वो घर से भाग के, पहले लोग गांव से भाग करके शहर में आते थे, अब वो गांव से भाग के शहर में आकर के अगर वो चाहे कि 10,000 रुपए की नौकरी करके और झुग्गी में भी एक कमरा किराए पर ले करके और दोनों वक्त के जुगाड़ कर ले, तो भी अब संभव नहीं है। तो इसलिए वो उसको गांव में रहना अब उसकी मजबूरी बनती जा रही है। तो तीसरा मेरा समझ में आ रहा है कि तीसरा जो जिनसे संपर्क होना चाहिए वो गांव का युवा जो बेरोजगार है, गांव में अगर आपके टीम जाती है तो वहां से उसके साथ साथ फिर जनरल संपर्क करना चाहिए। तो इसलिए हमें आगे यूनिवर्सिटी कॉलेज में रोजगार संवाद या रोजगार संसद करने का प्लान